दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2020 पेपर 2 इकोनॉमिक्स को डिटेल में एनालिसिस, और ये पार्ट 3 है इसका। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो इसमें से हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे क्वेश्चन को एनालिसिस, तो आपके जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वेबसाइट पर अगर आप नहीं गए हैं अभी तक तो विजिट कर लीजिए, क्योंकि क्विजेस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और जो बच्चे स्पेशली क्वारीज थी बैच 2 के बारे में, ठीक है, बैच 2 थोड़े दिन तक स्टार्ट होगा, लेकिन उसके अभी डेट्स नहीं है कब तक होगा। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो गिवन नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट करके या फिर वहाँ से आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ब्लैकर्स स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम द पोर्शन ऑफ ए बी सी इम्प्लाइज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी और सी ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है। तो अगर आपने ब्लैकर्स स्टेज ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा होगा, मे भी पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस बार 2 या 3 बार रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ था ये सेम क्वेश्चन, तो अभी तो आपने इसकी स्टडी कर ली होगी। तो अगर हम बात करें इसके ग्रोथ पैटर्न की, ठीक है, तो जो आपका ये सेकेंड बता रहा है ए और बी, ठीक है, ए बी सी, तो ये वाला पोर्शन शो करता है, दैट इज़ ए बी सी, ये वाला पोर्शन। तो इसमें जब अगर हम इस पोर्शन में हम मूव करते हैं तो इस पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है वो बताता है हाई फ्लक्चुएटिंग, सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग। तो जो ये वाला पोर्शन है ए टू बी, ठीक है, ये वाला ऐसे, फिर यहाँ से ए बी सी जो शो करता है यहाँ पे अर्ली एक्सपेंडिंग तक। लेकिन हाई फ्लक्चुएटिंग अगर आंसर होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन ए टू सी अगर हम बात करें, ए टू सी, ठीक है, इसमें अर्ली एक्सपेंडिंग और हाई फ्लक्चुएटिंग भी जुड़ गया। ठीक है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट लेट एक्सपेंडिंग, फिर लो फ्लक्चुएटिंग, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज वगैरह। ठीक, 5 स्टेज अकॉर्डिंग टू ब्लेकर्स। तो इसमें जो ए टू सी है वो शो करता है दैट इज अर्ली एक्सपेंडिंग। तो इसकी थ्योरी एक बार कर लेना, मे भी हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी ये पूछ ले। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डाटा गिवन बिलो फॉर एन इकोनॉमी। सो इसमें डाटा दिया हुआ है, सी कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद टी टैक्स रेट दिया हुआ है 20%, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30। तो मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि टैक्स रेट दिया हुआ है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को ये इंडिकेट करता है डायरेक्टली। ठीक, तो इसमें आप अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का, और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर यहाँ भी रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 78 में जो अपकमिंग क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा। सिर्फ क्या पूछा हुआ है, फॉर्मूला पूछा हुआ है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक, तो इसमें इनकम हमने फाइंड आउट करनी है, इनकम इक्वल टू गवर्नमेंट मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लायर करते थे सेम वही है। सो इसमें इनकम दैट मीन्स इनकम y इक्वल टू 1 माइनस 0.8, मतलब 1 माइनस एम पी सी, बी एम पी सी को इंडिकेट कर रहा है, और एम पी सी कितना है दैट मीन्स 0.8। ठीक है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन बता रहा है 50, और उसके बाद 0.8 एम पी सी। उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे 1 माइनस टी, 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक, और यहाँ पे आ गया ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 500 वुड बी आंसर। ठीक है, इसको एक बार न्यूमेरिकली सॉल्व करने से 500 आंसर अपना एग्जैक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज assertion and reasoning. According to W. Rostow, the principal strategy of development necessary for takeoff was the mobilization of domestic and foreign saving. तो जो 5 स्टेजेस थे रोस्टो के, उसमें भी यही बोलता था जो टेक ऑफ स्टेज है, ठीक है, टेक ऑफ स्टेज के लिए जो डोमेस्टिक या फिर फॉरेन सेविंग है उसका मोबिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिशन फेज से इकोनॉमी ऊपर आ चुकी होती है, जो टेक्नोलॉजी है वो उसका ज़्यादा यूज़ करती है, और इंडिया 1964 मतलब थर्ड प्लान में ये फेज में एंटर कर चुकी थी। ठीक है, टेक ऑफ स्टेज में। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटजी दैट डेवलपमेंट नेसेसरी टू टेक ऑफ वॉज मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग, मतलब फॉरेन सेविंग और डोमेस्टिक सेविंग को बूस्टअप करना जरूरी है, क्योंकि सेविंग अगर इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा। सो रीज़न है इसका मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग एंड फॉरेन सेविंग इज नेसेसरी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल करेक्ट रीज़न भी है, क्योंकि जब फॉरेन सेविंग या फिर डोमेस्टिक सेविंग बूस्टअप करेगी तो इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में बूस्टअप
करेगी। ठीक, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट रीज़न और असेशन करेक्ट है और रीज़न उसका करेक्ट है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो मेन ऑफ द टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर असर्शन और रीजनिंग में, ठीक है, रीज़न उसका करेक्ट तभी होता है जब उसी से रिलेटेड हो। ठीक, उसी से रिलेटेड है अगर, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि रीज़न भी करेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक, मतलब रीज़न क्या है, उसका एक कारण क्या है। चलिए अगेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे इस बार। ठीक, अकॉर्डिंग टू राइवस्की थ्योरम पोस्टुलेट दैट at constant commodity price an increase in the endowment of one factor will increase by greater proportion the output of the commodity intensive in that factor and will reduce the output of the अदर कमोडिटी। अगर आपने राइस की थ्योरी एक बार पढ़ी होगी, राइस की थ्योरम क्या बोलती है, वन फैक्टर इज कांस्टेंट, जो लेबर है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड वन फैक्टर इज एक्सपेंडिंग, एक फैक्टर एक्सपेंड करेगा। ठीक, उसको एक बॉक्स में हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ तक लेबर और यहाँ कैपिटल, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेबर और कैपिटल, लेकिन कैपिटल जो है एक्सपेंडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, एक्सपेंड करता है और आउटपुट इंक्रीज होता है एक्सपेंडिंग फैक्टर से। जो अदर फैक्टर है लेबर, ये आउटपुट क्या है, जैसे इसका आउटपुट बढ़ता रहेगा लेकिन जो कांस्टेंट है उसका आउटपुट कहीं ना कहीं डिमिनिश या फिर रिड्यूस होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, दैट मीन्स एंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर विल इंक्रीज द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। जैसे ही कैपिटल इंक्रीज करेगा आउटपुट भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक, और जो अदर आउटपुट है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम पोस्टुलेट दैट एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक बार ध्यान रहिए, रिलेटिव प्राइस के बारे में बात कर रहा है। रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट ऑफ टैरिफ, डिक्रीज द रिटर्न ऑफ अर्निंग फॉर द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ये कह रहे हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे यहाँ पे रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होगा, रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होने से उस गुड्स में, मतलब जो हमारी गुड्स है, हमारी गुड्स के तो रिटर्न्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्राइस, जो चीज़ महंगा होगा टैरिफ की वजह से, उस चीज़ को लोग कम खरीदेंगे, बल्कि जो हमारी अर्निंग है वो बढ़ेगी। लेकिन ये बोल रहा है कि जो हमारी अर्निंग है वो डिक्रीज होगी, कहता जो रिटर्न और अर्निंग जो हमारी होगी वो डिक्रीज होगी, जबकि बात गलत है। बल्कि रिलेटिव प्राइस ने बोला हुआ है कि क्या बोलता है कि रिलेटिव प्राइस, अगर टैक्स होने से क्या होगा, टैक्स, रिलेटिव प्राइस पर अगर टैक्स लगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो उसकी रिटर्न्स कम होने चाहिए। ठीक है, अपने रिटर्न्स कम नहीं होंगे। ठीक, इसने बोला हुआ है कि डिक्रीज द रिटर्न्स ऑफ अर्निंग फॉर द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिलेटिव प्राइस की बात हुई है। अगर हम ये बात करेंगे अपनी कमोडिटी, ठीक है, अपनी कमोडिटी के प्राइस, तब हमारी, अगर अपनी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तब उस केस में हमारी जो अर्निंग है वो कम होगी। ठीक, क्योंकि महंगी हो जाएगी, लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो स्टेटमेंट 1 इसमें करेक्ट है। थोड़ा इसमें डिस्प्यूट थे इस क्वेश्चन में। ठीक, 44, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, what type of relationship exists between two variables if all the points of the scatter diagram appear to fall on a straight line going upward from left to right। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने डायग्राम्स पढ़े हो, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है, दैट मीन जब यहाँ पे अपवर्ड लाइन हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे सप्लाई कर्व होती है हमारी, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, उसके बाद नेगेटिव में बताता है, नेगेटिव लाइन आ जाती है, मतलब डाउनवर्ड्स, और कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता जब ये हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, इफ द इंडस्ट्री ड्रॉ एन आउटपुट एज इनपुट, सो रेसिप्रोकल डायगोनल एलिमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 46 को अपने मैथमेटिकल पोर्शन में, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे वहाँ पे। चलिए 47 में मूव करते हैं। द एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरिस्ट सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सबसे पहले समझना है हमें कि एंडोजीनियस ग्रोथ क्या है। अगर एंडोजीनियस ग्रोथ आपको समझ आ गया तो बाकी चीज़ आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो एंडोजीनियस का यहाँ मतलब ये है कि जितना भी हम लोग ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंडोजीनियस अपने स्किल पे, नॉलेज पे इन्हेंस करते हैं। ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, नॉलेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
ठीक है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूसेस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जब भी हम लोग ह्यूमन पे या फिर अपने स्किल पे, अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे, तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम मिनिमम सेक्स रेशो। सो जो मिनिमम सेक्स रेशो है वो है हरियाणा और जो मैक्सिमम है वो है केरला, ठीक। और भी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा डेटा। सो स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो केरला 1084, स्टेट विद लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो हरियाणा 878, उसके बाद यूटी पांडुचेरी, यूटी पुडुचेरी दैट इज़ 1037, और यूटी विद लोवेस्ट फीमेल सेक्स दमन एंड दीव 710, ठीक है। और भी चीज़ें फैक्ट्स हैं जो याद कर लेना, काम आएंगे। चलिए 49th क्वेश्चन को अगेन हम मैथमेटिकल, हम जब नेक्स्ट करेंगे मैथमेटिकल तो उसमें सॉल्व करेंगे। और 50 क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। जब हम सिर्फ अपने पैसों को अपने पास होल्ड करके रखेंगे, उसको कहीं या तो उसको सेव नहीं करेंगे या फिर उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेविंग का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट मिले। तो जब भी आपके पास पैसा पड़ा रहेगा उसमें से जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो डिमिनिश होता जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आपके पास पड़ा है उसकी नॉमिनल वैल्यू कम होती जाएगी। चलिए नंबर 1 है लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन। तो अगर तो डिफ्लेशन है, अगर प्राइस हो गए कम, ठीक है, तो आपकी रियल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे तो ये करेक्ट होता, ठीक। तो डिफ्लेशन है तो ये करेक्ट नहीं है। फॉरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, अब आपको क्या नहीं मिल रहा, अगर आप अपने पास रखोगे पैसा, अपने संभाल के रखोगे अपने घर में, तो उसमें क्या है, आप इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है। यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बाय किया तो यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही है। रिटर्न्स फॉरगॉन बाय नॉट होल्डिंग अदर असेट्स, आपने उसका कोई असेट्स नहीं परचेज किया, वो पैसों का आप कहीं पे इन्वेस्ट करते, कहीं पे अगर ज़्यादा पैसा था कहीं हाउस ले लेते तो रिटर्न्स मिलता, मशीनरी खरीद लेते, असेट्स खरीद लेते तो उसमें से रिटर्न मिलता, तो रिटर्न्स आपको नहीं मिला, ठीक। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो BCD जो है वो करेक्ट है। चलिए 51 अगेन असर्शन एंड रीजनिंग, हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई, ठीक है। हाई पावर मनी सोर्स है, मेन सोर्स है, कह रहा है अदर फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई दैट इम्पैक्ट, और अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। तो सबसे पहले समझ लो कि हाई पावर मनी है क्या। देखो जितनी मनी है ना, हाई पावर मनी, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है, या जितनी पैसे, चाहे पैसा कॉमर्शियल बैंक का है या फिर गवर्नमेंट का RBI के पास, ठीक है, वो हाई पावर मनी में हम कंसिडर करते हैं, जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, जो क्रेडिट होता है कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। देखो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो दूसरा रिलेट है वो करेक्टली रिलेट नहीं कर रहा फर्स्ट वन से, ठीक। कहीं आपका हाई पावर मनी बिलोंग करता है, जितना ही पैसा RBI के पास है वो, बल्कि यहाँ सिर्फ मनी बात कर रहा है क्रेडिट क्रिएटेड, मतलब क्रेडिट जो क्रेडिट क्रिएशन है उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा कॉन्सेप्ट, ठीक। सबसे पहले हाई पावर मनी समझ लेते हैं वैसे। सो इट इज़ द पावरफुल मनी रेफर टू दैट currency has been issued by the government and Reserve Bank of India. Some portion of this currency kept along with public, while rest kept with fund in Reserve Bank, ठीक है। कुछ पब्लिक के पास और कुछ फंड RBI के पास। सो C+R इसको डिनोट करते हैं हाई पावर मनी। H सो करेंसी विद पब्लिक, चाहे पेपर मनी है या कॉइन्स है, और R जो है वो है गवर्नमेंट एंड बैंक डिपॉजिट विद RBI, ठीक। सो अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे इस पॉइंट को, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो सेकंड वन है वो एक्सप्लेनेशन उसका करेक्ट नहीं है, ठीक। सो सेकंड वन इज B। ओके 52 क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप चेक करना 2017 का चेक करना आप पेपर, ठीक है, जनवरी का भी और नवंबर का भी, वहाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक। साइमन हॉकिन कंडीशंस, दैट हॉकिन साइमन कंडीशंस
सो इसमें एज इट इज़ आपको आंसर मिलेगा, दैट इज डिटरमिनेंट I माइनस ए शुड बी पॉजिटिव एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स I माइनस ए शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, और इसको हम डिटेल में करेंगे थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन में भी। सो बी एंड डी। अगर प्रीवियस ईयर आपने चेक किया होता ना तो ये थ्योरी आपकी और ज़्यादा ईजी हो जाती। नेक्स्ट वन इज साइनोरेज इन बैंकिंग मीन्स। साइनोरेज इफेक्ट जो होता है जब भी गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करती है, ठीक है, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करती है वो। तो न्यू करेंसी जब भी प्रिंट करती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनोरेज इफेक्ट। ठीक, तो उसमें से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रॉफिट भी अर्न करती है। अगर आपको पता हो कि 1 रुपीज़, ठीक है, 1 रुपीज़ के नोट और कॉइन गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जितने भी कॉइन्स हैं सर्कुलेशन में वो सब प्रिंट करती है या मिंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें से कुछ उसको प्रॉफिट भी होता है। सो द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग करेंसी विद इन अ गिवन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट है प्रोवाइडिंग अ करेंसी। बिल्कुल करेंसी प्रिंटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोरेज। बिल्कुल करेक्ट है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द मनी एंड द मोस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। बिल्कुल ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया, ये उसकी फेस वैल्यू और कॉस्ट के बीच के जो भी डिफरेंस है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 है और कॉस्ट उसमें 2 रुपीज़ का आ गया। ठीक है, जो 8 जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, साइनोरेज इसको भी बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्विंग इन रनिंग एटीएम्स में खर्चा कर रहे हैं, ये इंक्लूड नहीं होता साइनोरेज में। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड इन एन इकोनॉमी, ये भी ऐड नहीं होता। सो ए एंड बी जो है करेक्ट है। फोर्थ, ओके, नेक्स्ट 41 दैट इज 54th क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल। जो हमारी लाइव क्लासेस थी पेपर से कुछ दिन पहले, उसमें भी हमने ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी, क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें राशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, राशनल एक्सपेक्टेशन से जो जॉन मट का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है सीधा राशनल एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, इसको हम लोग रफली इसको डेट देते हैं 1961 तक, और केंजियन इकोनॉमिक्स का जो टाइम है वो है 1929 से 44 तक, और मोनेटरिज्म का जो मोनेटरिस्ट 1962 1970 तक हम इसको मानते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर हम बात करें, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1776 से 1900 तक मानते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कि क्लासिकल सबसे पहले आए थे, तो डी सबसे पहले आना चाहिए। तो किसी में भी डी नहीं है, सिर्फ एक में ही है, तो आपका ये अल्टीमेटली आंसर हो जाना चाहिए, और आगे सभी का ये आंसर करेक्ट हुआ होगा। ठीक, पहले ये हो गया, फिर उसके बाद केंजियन इकोनॉमिस्ट हो गया बी, फिर मोनेटरिज्म हो गया, और फिर ए दैट इज राशनल एक्सपेक्टेशन। चलिए 55th क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। सो प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ ए शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी। जो ए शो कर रहा है ये एफिशिएंसी को ही दर्शाता है। ठीक है, ए जो शो कर रहा है एफिशिएंट पैरामीटर। उसके बाद पैरामीटर्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए अल्फा या फिर बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा शुड बी मोर देन 1, देन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बिल्कुल ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर 1 इक्वल टू 1 है तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज गिवन बीटा के अपॉन बीटा दैट इज अल्फा एल। बिल्कुल ये जस्ट अपोजिट है, इसका क्या होना चाहिए, अल्फा एल अपॉन बीटा के, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज गिवन एज, जो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होता है बीटा क्यू अपॉन के। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर तो यहाँ आ जाएगा अल्फा एल अपॉन दैट मीन्स अल्फा क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये वाला। सो स्टेटमेंट ए बी और डी करेक्ट है, ए बी एंड डी सेकेंड वन। चलिए 56th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डबलिंग फार्मर इनकम। ठीक है, आजकल थोड़ा सा आजकल चर्चा में भी है।
ठीक। सो जो ये वाली कमेटी थी अशोक डालवाई कमेटी, और इस सितंबर में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन, सितंबर 2009 दैट इज़ 18, ठीक है, 2018 में अपनी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। तो अशोक डालवाई कमेटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि किसान का आजकल बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, न्यू फार्मिंग बिल पे। तो ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसकी डेट ही पूछ ले, रिकमेंडेशन कब आई थी, ठीक है, सितंबर 2018 में। 57th क्वेश्चन, अकाउंट पेई क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएशन दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट टाइम। तो जो ये एक्ट है 1881 में, ठीक है, 1881 का ये एक्ट है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जितने भी एक्ट हैं, ये इट इज़ ऑल अबाउट जितने भी आपके लॉज है रिलेटेड टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स वगैरह, उनके बारे में सभी लॉज हैं, ठीक। तो ये बोला अकाउंट पेई क्रॉसिंग, सेक्शन 132, 123, 124, 125। तो ये जो तीनों ही सेक्शन है ना, ये तीनों ही सेक्शन जुड़े हुए चेक से रिलेटेड, चेक डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक। तो जो आप नेक्स्ट में पढ़ोगे कि चेक की कितनी पेनल्टी होती है, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो चेक से रिलेटेड है सेक्शन 123, 124, 125, ठीक है। बल्कि जो अकाउंट पेई क्रॉसिंग है वो यहाँ पे नॉट डिफाइंड इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो एक बार इस एक्ट को भी पढ़ लेना, काफ़ी इसमें से देखने को आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। और वहीं से ये क्वेश्चन और डिराइव आउट हुआ है, द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग अ चेक, ठीक है, बाउंसिंग अ चेक। और इसमें जो आर्टिकल यूज़ किया है, इसमें किया है आर्टिकल 138, मतलब सेक्शन 138, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में ये आता है कि मैक्सिमम दैट इज़ पेनल्टी के बारे में, ठीक है, जब चेक बाउंस होता है तो 2 ईयर्स की पेनल्टी और जेल, या फिर दोनों ही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एंड अगेन असर्शन एंड रीजनिंग। सो असर्शन रीजनिंग इस बार काफ़ी रिपीट हुआ है। सो असर्शन ए, द मेन कॉज ऑफ कमर्शियल बैंक फेलियर इज बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इनएप्रोप्रिएट लोन टू बैंक इनसाइडर्स। तो जो कमर्शियल बैंक का फेलियर का मेन रीज़न है कि जो बैंक इनसाइडर्स हैं उनको इनएप्रोप्रिएट लोन प्रोवाइड करना। क्योंकि जो इनसाइडर्स होते हैं, जिनको ऑफिशियल्स होते हैं या बैंक के डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोन खुद के लिए सैंक्शन करते हैं या फिर जो इनसाइडर लोन लेते हैं, उसमें कुछ कंसेशन भी होता है, कुछ वहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी उनको प्रोवाइड होता है। तो हो सकता है इसका जो मेन बेस्ट एग्जांपल है ना, वो आपको मिलेगा स्कैम 1992, जो वेब सीरीज़ आई है, इसको थोड़ा देखना, इसमें भी ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक। और उसके बाद जो मेन फेलियर है, उसके बाद रीज़न इसका क्या कह रहा है, द बैंक एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो बैंक जो इनसाइडर होते हैं उनको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो चार्ज होता है, लेकिन इसमें कुछ कैप है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिट तक ही आप लोन ले सकते हो कंसेशनल रेट पे। लेकिन जो ये रीज़न है वो करेक्ट तो है, लेकिन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं है, ठीक। सो बहुत assertion and reasoning are correct, but reason is not correct explanation of A. चलिए क्वेश्चन नंबर 60, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, केंजियन का जो सिस्टम, जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है कंज्यूमर बिहेवियर से, ठीक। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सही होगा, ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टूडेंट का तो करेक्ट ही होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। सो ये 60 क्वेश्चन तक आज हमने डिस्कस किए, मतलब 20 क्वेश्चन, और फर्दर जो मैथमेटिकल है या फिर और भी क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है, आपके आने वाले पार्ट्स में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 61 to 80 तक, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।